नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर टेक फॉर यू पर। जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट सेमेस्टर जो डीएलएड है उसका पेपर होने वाला है। उसी को ध्यान में रखते हुए यू डीएलएड के जो फर्स्ट सेमेस्टर की है उसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की एक सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें कल एक बाल विकास की सीरीज हुई थी जिसमें कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया था बहुविकल्पी। और आज उसी क्रम में शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, इसके कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। इससे एक ना एक क्वेश्चन आपको पेपर में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो तो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? शिक्षण अधिगम का सिद्धांत नहीं है। तो शिक्षण अधिगम का सिद्धांत कौन सा नहीं है? इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसमें जो प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि है वो शिक्षण अधिगम का सिद्धांत नहीं है। संप्रेषण के घटक हैं। तो संप्रेषण का कौन घटक है? प्रेषक भी है, संदेश भी है और ग्राही। इसलिए इसमें जो है हो जाएगा उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से दृश्य और श्रव्य सामग्री नहीं है। यानी ऐसी कौन सी सामग्री है जो दृश्य और श्रव्य नहीं है? तो रेडियो जो है वो उससे सिर्फ क्या है, वो श्रव्य सामग्री है, दृश्य नहीं है। तो इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा आपका। भ्रमण विधि के चरण हैं। भ्रमण विधि के कौन कौन से चरण हैं वो देख लेते हैं। तो भ्रमण विधि के जो चरण हैं वो शैक्षिक उद्देश्य या प्रकरण का चुनाव भी है, पर्यटन स्थल का चयन भी है और पर्यटन स्थलीय सामग्री भी है। इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन है वो उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। और प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक प्रयुक्त है। तो इसमें आपका जो सबसे सर्वाधिक विधि है वो कौन सी है? जो सर्वाधिक प्रयुक्त होती है वो है विज्ञान विषय में। जो प्रयोग प्रदर्शन है, आप लोग जानते हैं, जो साइंस है उसमें करके सीखा जाता है, मतलब उसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोगों द्वारा सीखा जाता है। इसलिए उसमें प्रयोग प्रदर्शन के द्वारा ये जो सर्वाधिक प्रयुक्त विधि है वो विज्ञान विषय में होती है। आगे हम लोग देख लेते हैं। पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण विधि के सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो पाठ के जो प्रमुख तथ्य हैं उनको बार बार दोहराना, यह जो जैसा कि शब्द से ही जो जो क्वेश्चन दिया गया उसमें स्पष्ट है कि बार बार दोहरानी, यानी इसमें जो क्वेश्चन का आंसर है वो हो जाएगा आवृत्ति का सिद्धांत। ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। और शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने हेतु जो उत्तम प्रविधि है, तो सभी लोगों को पता है इसमें खेल विधि और गतिविधि के द्वारा शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाया जा सकता है। आगे हम लोग देख लेते हैं शिक्षण प्रविधियों के प्रकार। तो शिक्षण प्रविधियों का प्रकार कौन कौन से हैं? तो एक प्रश्नोत्तर है, वर्णन है भी है, सही है, और कहानी कथन। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर उपर्युक्त सभी हो जाएगा। शिक्षण का सूत्र नहीं है। तो शिक्षण का सूत्र कौन सा नहीं है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की और प्रेरणा का सिद्धांत। तो इसमें जो है ये सारे जो हैं आ, बा और सा हैं, लेकिन इसमें जो प्रेरणा का सिद्धांत है ये कोई सूत्र नहीं है। तो शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना या कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है? तो यह जो है ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी जो इसमें पूर्व ज्ञान से जोड़ करके नए ज्ञान को बताया जाता है। तो यहाँ पे यानी जो ज्ञात है उससे अज्ञात की ओर, यानी जो नहीं पता है उस ओर जाना है। तो ये इस सिद्धांत का जो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 10 का जो विकल्प है वो आ सही हो जाएगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर। आगे हम लोग देख लेते हैं। सहयोग की भावना का विकास संभव है। सहयोग की भावना का विकास संभव है समूह कार्य से। जैसा कि क्वेश्चन से ही क्लियर हो रहा है कि समूह कार्य से ही सहयोग भावना का विकास संभव है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है। तो कैसे बच्चों में कल्पना शक्ति हो सकती है? कौन सा एक ऐसा विधि है उसमें? तो प्रश्नोत्तर से क्या हो सकता है? समूह से हो सकता है? क्या व्याख्यान से हो सकता है? इन तीनों ऑप्शन से नहीं हो सकता, बल्कि जो इसका ऑप्शन होगा वो कहानी द्वारा। जब बच्चे को कहानी सुनाई जाती है, आप लोगों को पता है, आप लोगों ने भी बचपन में कहानी सुनी होगी, तो उसमें जैसे कहानी हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी इमेजेस बन जाते हैं कि कैसा रहा होगा। तो इस तरीके से कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है। आगे हम लोग देख लेते हैं।
शिक्षण सूत्र का पथ प्रदर्शन करते हैं जिसमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। यह कथन रेमंड का है। यह कथन रेमंड का है। उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप कराए जाते हैं। तो अभ्यास कार्य कराना सही है। खेल एवं अन्य गतिविधियों का आयोजन सही है। समूह चर्चा ये भी सही है। तो इसमें जो विकल्प आपका सही हो जाएगा वो उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं जो प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया है। जो प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया है वह कौन सी है? एक पक्षी, द्विपक्षी, एक पक्षी व द्विपक्षी या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से एक पक्षी और दोनों द्विपक्षी ये दोनों ही इसकी जो है प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रियाएं हैं। अगला देख लेते हैं शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिसमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। या कथन रेमंड का है। ये भी अभी ऊपर क्वेश्चन आया था। और देख लेते करके सीखने से बालक का कौन सी चीज़ प्रभावित होती है? तो करके सीखने से पाठ या कार्य सीख जाते हैं। सही बात है। आत्मविश्वास भी उनका बढ़ता है करके सीखने पे, और व्यवहार का परिमार्जन भी होता है। तो यहाँ पे सारे विकल्प सही है, इसलिए यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा। नियोजन के सिद्धांत द्वारा शिक्षण में समय और श्रम की बचत होती है। शिक्षण अधिगम क्रमबद्ध होता है। शिक्षण का उद्देश्य पूरा होता है। उपर्युक्त सभी। तो इसमें तीनों ऑप्शन आपके उपर्युक्त सही है, इसलिए हम यहाँ पे जो विकल्प आपका है उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। आवर्त के सिद्धांत के अंतर्गत आवर्त के तरीके हैं। इसमें भी आपका जो है उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें गृहकार्य भी आता है। जो मासिक परीक्षा हो आती है और छात्रों से पाठ समझने को कहना, ये तीनों तरीके हैं। अगला देख लेते हैं हम लोग कक्षा में एक कक्षा की मुस्कान तथा कहे गए शाबाशी के शब्दों का प्रभाव होगा। क्या प्रभाव हो सकता है? तो छात्र इससे क्या होंगे? प्रेरित होंगे। छात्र हंसेंगे, छात्र खेलेंगे, या छात्र प्रेरित होंगे? तो इसमें छात्र प्रेरित होंगे। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है। यह सिद्धांत के अनुसार सत्य है। सिद्धांत के अनुसार क्या सत्य है? तो इसमें जैसा कि आपका जो है इसमें वैयक्तिक भिन्नता को बताया जा रहा है। तो यहाँ जो है जो आंसर है इसका वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, ये आपका सही हो जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण के क्या लाभ हैं? उपचारात्मक शिक्षण के लाभ हैं तो उसमें देख लेते हैं। उपचारात्मक शिक्षण के लाभ क्या हो सकते हैं? छात्रों की कठिनाइयों एवं दुर्बलताओं का पता चल जाता है। सही है। कठिनाइयों का निराकरण होता है। ये भी सही है। ये दोनों सही हैं। और छात्रों का पद प्रदर्शन होता है। ये भी सही है। तो यहाँ पे जो विकल्प होगा आपका उपरोक्त सभी सही होगा। शिक्षण के सूत्र कौन कौन से हैं? अभी ऊपर एक क्वेश्चन इस टाइप का हमने देखा। तो ज्ञात से अज्ञात ये भी है। सरल से कठिन की ओर ये भी है। स्थूल से सूक्ष्म ये भी है। यानी यहाँ पे जो उपरोक्त सभी है दा विकल्प वो आपका सही हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। यह परिभाषा कही है हर्बर्ट स्पेंसर ने। यह परिभाषा हर्बर्ट स्पेंसर ने कही है। कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है? तो ये पूर्ण से अंश की ओर, ये गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। आगे देख लेते हैं प्रश्नोत्तर विधि के सोपान हैं। तो प्रश्नोत्तर विधि के कौन कौन से सोपान हैं? तो यहाँ पे अनुभव भी है, निरीक्षण भी है, परीक्षण भी है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। प्रश्न प्रविधि शिक्षण को सहज एवं क्रमबद्ध बनाती है। इसके लिए जरूरी है प्रश्न सरल और स्पष्ट हो, प्रश्न संपूर्ण कक्षा से किए जाएं, प्रश्न पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए पाठ का विस्तार करने वाले हों। तो यहाँ पे तीनों विकल्प उपरोक्त सही हैं। तो यहाँ पे जो आपका विकल्प होगा वह उपरोक्त सभी यानी यहाँ पे आपका दा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं विवरण विधि से शिक्षण करते समय सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तो यहाँ पे विवरण का विषय वस्तु संबंध हो, ये भी सही है। विवरण सरल एवं स्पष्ट हो, ये भी सही है। विवरण छात्र के अनुकूल हो, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपका ये उपरोक्त सभी, इसमें भी दा विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं व्याख्यान विधि के क्या लाभ हैं। तो व्याख्यान विधि के लाभ हैं स्वाध्याय की भावना का विकास होता है, पाठ के हर पहलू का ज्ञान, अधिकतम सूचना तथ्यों का ज्ञान। यहाँ पे आपका जो विकल्प है वह
दा हो जाएगा, यानी सारे विकल्प आपके यहाँ पे सही हैं ऊपर के, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो देख लेते हैं अगला, शिक्षण के क्षेत्र में वाद विवाद प्रविधि का महत्व है। तो शिक्षण के क्षेत्र में वाद विवाद प्रविधि का जो महत्व है वह मानसिक विकास के लिए उपयोगी है, जिज्ञासाएं शांत होती हैं तथा नवीन ज्ञान में वृद्धि होती है, सुनने बोलने का कौशल विकसित होता है। तो यहाँ पे भी आपके उपरोक्त तीनों विकल्प सही हैं, इसलिए यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, यानी दा विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं, कार्यशाला प्रविधि के उद्देश्य कौन कौन से हैं? ज्ञानात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक, ये दोनों ही होंगे, इसलिए यहाँ पे विकल्प आपका सा सही हो जाएगा। शिक्षण की नवीन विधियाँ कौन कौन सी हैं? बाल केंद्रित शिक्षण और गतिविधि आधारित शिक्षण, यानी यहाँ पे भी ये दोनों ही आपका विकल्प सही है, इसलिए यहाँ पे विकल्प आपका सा सही हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं, अधिगम अनुभव के प्रकार। अधिगम अनुभव के प्रकार होते हैं 3। अधिगम अनुभव के प्रकार 3 होते हैं। गतिविधि के श्रेणीकरण हैं, तो यहाँ पे शारीरिक और मानसिक दोनों सही होंगे, इसलिए यहाँ पे विकल्प आपका सा सही हो जाएगा। गतिविधि आधारित शिक्षण के द्वारा बालक स्वभावतः क्रियाशील होते हैं, वह जिज्ञासु एवं कल्पनाशील होते हैं, वह नित्य नई क्रियाओं में रुचि लेते हैं। तो यहाँ पे भी आपके तीनों ऊपर के विकल्प सही हैं, इसलिए यहाँ पे आपका दा विकल्प सही हो जाएगा। जो 36 नंबर क्वेश्चन है उसका हम लोग देख लेते हैं कि क्या सही होगा। तो क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, सहभागी शिक्षण का आशय उस शिक्षण प्रक्रिया से है जिसमें शिक्षक एवं शिक्षार्थी की पूर्ण सहभागिता निश्चित होती है तथा सहभागिता द्वारा ही शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशील एवं उद्देश्यपूर्ण बनती है। इसको कहा है प्रोफेसर श्री कृष्ण दुबे ने। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो भी क्वेश्चन आएगा उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आप जब ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको जो है, आप सोच करके जब आप उत्तर को लगाएंगे तो आपको उत्तर उसी में से आपको सही उत्तर की पहचान हो जाएगी, क्योंकि आपके जो है क्वेश्चन में ही आपका बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपका उत्तर छिपा रहता है। तो बहुत ढंग से क्वेश्चन को आपको एक बार नहीं समझ में आता है 2 बार पढ़िए, उसके बाद आप विकल्प को टिक करिए। आगे देख लेते हैं हम लोग, सहगामी शिक्षण के उद्देश्य हैं। सहगामी शिक्षण के उद्देश्य छात्रों को शारीरिक मानसिक रूप क्रियाशील रखना, शिक्षक छात्रों को क्रियाशील बनाना, स्थायी ज्ञान प्रदान करना। यहाँ पे भी ये उपरोक्त सभी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य है अधिगम को प्रभावी बनाना, स्वयं करके सीखने पर जोर देना और शारीरिक दंड को हटाना, यानी यहाँ पे भी आपका जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसमें जो उद्देश्य है ये तीनों ही जो पॉइंट दिए गए सही हैं, इसलिए यहाँ पे उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं, दक्षता आधारित शिक्षण के उद्देश्य प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करना, सहयोग की भावना का विकास करना और विषय विशेष के छात्रों को दक्ष बनाना। यहाँ पे भी ये तीनों विकल्प आपके सही हैं, इसलिए तीनों तो नहीं लगाया जा सकता, इसलिए आपका दा विकल्प उपरोक्त सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, उपचारात्मक शिक्षण उस विधि को खोजने का प्रयत्न करता है जो छात्र को अपनी कुशलता या विचार की त्रुटियों को दूर करने में सफलता प्रदान करे। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका योकम और सिम्पसन का है। यह कथन आपका योकम एवं सिम्पसन का है। आगे देख लेते हैं हम लोग, उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत शिक्षक छात्रों की कठिनाइयों का पता लगाते हैं। कक्षा कार्य एवं अभ्यास कार्य द्वारा, सत्र परीक्षा के परिणाम के द्वारा, कक्षा में छात्रों से पूछे जाने वाले प्रश्न के प्राप्त उत्तर द्वारा। तो यहाँ पे भी ये तीनों विकल्प आपके सही हैं, इसलिए यहाँ पे उपरोक्त सभी के द्वारा हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षण में प्रमुखता दी जाती है। तो बाल केंद्रित शिक्षण में जब बाल केंद्रित होगा तो वहाँ पे किस चीज़ को प्रमुखता दी जाएगी? बालक की आवश्यकता, रुचि और क्षमता को, शिक्षक के अच्छे व्याख्यान को या लेखन की प्रक्रिया को, या यहाँ पर जो उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो विकल्प दिया गया है यहाँ पे ये उपरोक्त सभी तो नहीं होगा, यहाँ पे बालक की आवश्यकता, रुचि और क्षमता को प्रमुखता दी जाएगी। आगे हम लोग देख लेते हैं 43 नंबर 43 नंबर हम लोग देख लेते हैं, जो शारीरिक मानसिक गतिविधि का संबंध है
वह किससे है? वार्तालाप से, चिंतन से, अक्षर कूद से और कदम ताल से। तो अक्षर कूद से जो शारीरिक और मानसिक गतिविधि का संबंध है। आगे हम लोग देख लेते हैं। यूनिसेफ वित्त पोषित रुचिपूर्ण शिक्षा कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया सन 1994 में। छात्रों की त्रुटियों का निराकरण किया जाता है। तो यही है उपचारात्मक शिक्षण विधि द्वारा, यानी जो बालक की त्रुटियां हैं उनको उपचार के माध्यम से सही किया जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं। सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण तकनीक है जो प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षकों से यह अभिलाषा रखती है कि किसी तथ्य को थोड़े से छात्रों को थोड़े से समय में एक विशिष्ट शिक्षण कौशल के माध्यम से शिक्षण दे। यह कथन के पासी का है। यह कथन के पासी का है। सूक्ष्म शिक्षण विधि, सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन हैं? तो सूक्ष्म शिक्षण जो पद्धति के जो जन्मदाता हैं वह हैं एलन। आगे हम लोग देख लेते हैं। सूक्ष्म शिक्षण युक्ति या तकनीक है, क्या है? वो है प्रशिक्षण की, यानी जो सूक्ष्म शिक्षण तकनीक है जिसको माइक्रो टीचिंग कहा जाता है, वह है प्रशिक्षण की। आगे हम लोग देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। शिक्षण कौशल वह विशिष्ट अनुदेशन प्रक्रिया है जिसे शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण में प्रयोग कर सकता है। यह शिक्षण क्रम की विविध क्रियाओं से संबंधित है जिन्हें शिक्षक अपनी कक्षा अंतर क्रिया में निरंतर प्रयोग में लाता है। यह कथन है एन.एल. गेज का यह कथन है। प्रश्न कौशल से शिक्षण का विकास तभी संभव है जब प्रश्न कैसे हों? प्रासंगिक हों, सरल और स्पष्ट हों और भाषा बोध गम्य हो। ये तीनों विकल्प आपके सही हैं, इसलिए यहाँ पे उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। पुनर्बलन कौशल के प्रकार कौन से हैं? पुनर्बलन धनात्मक यथा पुरस्कार, प्रशंसा, शाबाशी। जो धनात्मक है उसका मतलब है कि जैसे किसी की प्रशंसा कर दी गई, पुरस्कार दे दिया गया, शाबाशी दे दी गई, तो यह धनात्मक पुनर्बलन है। और ऋणात्मक में डांट दिया जाए, बच्चे को फटकार दिया जाए, तो वहाँ पे आप जो पुनर्बलन है वह ऋणात्मक हो जाएगा। और जो आ और बा है, तो इसमें से कौन सा विकल्प आपका सही होगा? तो ये जो दोनों ही पुनर्बलन के प्रकार हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। तो इस तरीके से आज हमने शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का पार्ट 1 डिस्कस किया। ऐसे ही आपको जो भी जितने भी पेपर होते हैं इसमें उसकी सीरीज़ आपको पेपर से सारी सीरीज पहले आपको मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको इससे पहले जो वीडियो कल डाली गई है वो आपको वहाँ से मिल जाएगी। या शिक्षण अधिगम की है, कल किसी दूसरी सब्जेक्ट की होगी। ऐसे करके हम सारे सब्जेक्ट को कवर कर लेंगे। और एक काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपको पता है जो 25 नंबर के होते हैं उसमें आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो 50 नंबर का होता है उसमें आपसे 15 बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आपको 50 नंबर में 15 बहुविकल्पी क्वेश्चंस को कवर करना है। उसमें कम से कम आपके 12-13 क्वेश्चन ज़रूर सही हो जाएं, ये कोशिश करना है। और जिसमें 5 है उसमें 5 के 5 आपको सही करने हैं। आपको मेरिट भी बनानी है, इसमें आपको अच्छे मार्क्स भी गेन करने हैं। तो इस तरीके से अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू दोस्तों।